6-7 लेक्चर सर्कुलर मोशन के हो जाएंगे, फिर एक दिन सेंटर ऑफ मास वापस से पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो लिखें। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, उस पर एक क्वेश्चन वापस बताता हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, ले अब शांत शांत हो जाओ। कौन बात कर रहा है? अभी देखिए दो प्रश्न है। अब कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे बढ़ेंगे, वो सीखना जरूरी है। इररेस्पेक्टिव आप सवाल रटो, प्रोफाइल रटो, वो नहीं होता। दोनों प्रश्न है, एक में डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं, एक में वेलोसिटी की बात हो रही है। दोनों आप एक साथ लिखिए, एक साथ लिखने में ही वो बात दिमाग में सेट होगी। आज इसको अच्छे से 1 घंटा और दीजिए सेंटर ऑफ मास को, इसका एक बार डर हटा लीजिए। और आसान चैप्टर है, बढ़िया, इससे सवाल सही हो जाएंगे। पहले दो बातें समझो। आदमी क्यों चल पा रहा है बताइए? आंसर है ड्यू टू फ्रिक्शन। आदमी पे वो फ्रिक्शन कहां? आगे। यही एक्शन रिएक्शन से प्लैंक पे कहां? पीछे। अपना सिस्टम कौन? मैन प्लस प्लैंक। मैन प्लस, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना? 0। सेम सवाल यहां है। मैन पे फोर्स आगे, प्लैंक पे पीछे। मैन प्लस प्लैंक हमारा सिस्टम, पूरे सिस्टम पे बेटे एफ एक्सटर्नल 0। जब जब एफ एक्सटर्नल 0 है, तब तब हम क्या लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, क्योंकि प्रश्न में वेलोसिटी की बात हो रही है, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? एफ एक्सटर्नल 0 है, तो याद करिए सेंटर ऑफ मास का भी एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में है, तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। और यहां कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आपको याद हो तो? m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0। पहले ये दिमाग में बातें बैठे, ये और ये अलग नहीं है, ये भी वही है, मोमेंटम वाली बात है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, जो जो सिचुएशन मोमेंटम कंजर्वेशन में बनती है, वही सिचुएशन यहां भी बनती है। बुलेट का आगे जाना, गन का पीछे जाना, अगर वो गन की रिकॉइल पूछे तो मोमेंटम लगाओ।
पर वो पूछे बुलेट 10 सेंटीमीटर गई, गन कितना पीछे जाएगी, दूरियां पूछे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर वाले में क्या पूछा है, दूरी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, प्लैंक कितना जाएगा। नीचे वाले में क्या पूछा है, प्लैंक की स्पीड बताओ। जब जब तुम्हें स्पीड के बारे में बात की जाए, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद करो। कंजर्वेशन मोमेंटम कहां याद आना चाहिए, आइए 8वीं 10वीं बार सुन रहे हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टक्कर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गन बुलेट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आदमी का ट्रॉली से कूदना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये प्रश्न पढ़ते ही अपन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फील आनी। बुलेट बैग के अंदर धस गई, अब बुलेट और बैग एक साथ जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बातें बार बार रिकॉल होंगी ना, तो प्रश्न पढ़ते ही सीधा पता चलेगा यार इसको तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हल करना है। और जबकि ऐसा सवाल आए, दूरियां बताओ, दूरियां कितना चला, आदमी आगे गया तो प्लैंक कितना गया, तब क्या लगाना चाहिए, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। सॉल्यूशन बेटे एक लाइन का ही है, पर प्रश्न पढ़कर आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा जरूरी होता है कि मुझे कौन सा अप्रोच यूज करना है। बोलिए बात क्या क्लियर हो रही है, पक्की बात दिमाग में। दोनों ही केस में एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे किसी एक पे तो लग रहा है, प्लैंक पे लग रहा है तभी तो प्लैंक पीछे जा रहा है, आदमी पे आगे लग रहा है आदमी आगे जा रहा है, पर सिस्टम पर। इसी तरह बुलेट प्लस गन, बुलेट प्लस गन पे 0 है, अकेले गन पे तो फोर्स आगे लग रहा है भाई, अकेले बुलेट पे तो पीछे लग रहा है तभी तो गन पीछे रिकॉइल कर रही है, पर सिस्टम पर 0 है। क्या ये बातें दिमाग में धीरे धीरे जम रही हैं? अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, पहला करके बताता हूं आपको, उतार ली के दोनों, देख लो। सॉल्यूशन नहीं छापना, मुझे मुझे आपको सोचना सिखाना है। योग्यता रटने में नहीं है, योग्यता कॉन्सेप्ट को समझकर अप्लाई करने में है। कि प्रश्न पढ़कर मुझे ना आशीष सर पता चले, स्ट्राइक करे कि मुझे ये वाली बात इसमें लगानी चाहिए। चलो पहला सॉल्व कर रहा हूं, क्या मेरे हिसाब से तो पहला आपको खुद को ही करना चाहिए, खूब ऐसे सवाल करा दिए। चलो एक बार और बता देता हूं, डर हट जाएगा। देखो फिर मेरा तरीका समझ लो, क्या आप सर क्या करते हो आप, ये दो दो लाइन खींचते हो, ये देखो ये दो लाइन खींची, याद आ रहा है, बताओ प्लैंक कहाँ गया, पीछे, कितना पीछे गया, एक्स, तो यहां से एक्स इधर आया होगा, आदमी को कहां पहुंचाया, दूसरे किनारे पर, ये दूरी पूरी एल है, तो ये दूरी एल माइनस एक्स, ये मैन, ये प्लैंक। अब कैसे लिखते थे याद करो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0, माना प्लैंक x पीछे, बताओ मैन कहा, कितना, l माइनस एक्स आगे। क्यों सर l माइनस एक्स नहीं समझ आ रहा, आपको कहा था दो फिंगर्स यूज करिए, ये पहले मैन ये रहा बात का मैन, ये पहले मैन ये रहा बात का मैन, बताइए आगे कितना गया l माइनस एक्स। दो टर्म है, एक मैन के लिए लिख दीजिए और एक प्लैंक के लिए, डर हटाकर फेंकिए, न्यूमेरिकल से डर हटेगा अगर हम करेंगे तो, कहीं डर नहीं रहता। एक लाइन का हल है, मैन के लिए, मैन का मास एम, कितना आगे गया एल माइनस एक्स, प्लैंक का मास एम, प्लैंक पीछे गया, पीछे गया, खत्म। अब आपको इस सिचुएशन पता हो ये कब कब लगाते हैं, एक वो सवाल था दोनों अपनी पोजीशन को अदला बदली कर लें, याद करो, दोनों बीच में आ जाएं, फिर एक वो सवाल था ऊपर से ब्लॉक फिसल कर नीचे आ जाए, एक सवाल था उसने बॉल को नीचे फेंका खुद कहां जाएगा ऊपर।
इतनी सिचुएशन दिमाग में एक साथ चलनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। इसलिए सारे प्रश्न एक साथ लाइन से लगा दिए, 6 सवाल। क्या आप पढ़ोगे आपको सिचुएशन पता चलेंगी। सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा आंसर। छोटा में आएगा ना। अब दूसरा अलग करो, उसमें स्पीड इन्वॉल्व हो गई, तो स्पीड इन्वॉल्व होते तुझे चमकना चाहिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम लगाते समय एक बात और लिखवाई थी कि मोमेंटम में स्पीड हमेशा ग्राउंड फ्रेम में ली जाती है, जबकि उसमें क्या दे रखी है, रिलेटिव टू प्लैंक। देखो रिलेटिव टू प्लैंक है। ये रिलेटिव वाला भी सवाल कराया था, पन्ने पलटो मिल जाएगा आपको। ट्रॉली वाला कराया था। वापस कराने के पीछे लॉजिक यही है कि भैया डर हटना चाहिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ, रिलेटिव वाला थोड़ा कठिन था वो। ये आंसर आ गया क्या, देख लो। एम एल अपॉन एम प्लस एम। चलो रिलेटिव वाली बात कराता हूँ। थोड़ी सी वो परेशान करती है, इसलिए फिर सिखा रहा हूँ। पकड़िएगा बात को, क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है तो तसल्ली से उस बात को पकड़िएगा। बोलो। चलो अब डायग्राम बना रहा हूं, तसल्ली से देखना। आज 2 घंटा 3 घंटा सेंट्रोमास मोमेंटम को ही पढ़ो। 3 हिस्से हैं इसमें। पहला है मोमेंटम कंजर्वेशन, 15-18 सवाल उस पर कराए। दूसरा कॉलिजन, खूब सारे प्रश्न उस पर कराए। और तीसरा है सेंटर ऑफ मास। तीनों टॉपिक पर 80 सवाल कर चुके हैं हम क्लास नोट्स में। इन तीनों को ही पढ़ो, 2 दिन 3 दिन। आज सिर्फ मोमेंटम पढ़ो, एक दिन सेंटर मास पढ़ो, एक दिन कॉलिजन। चीजें स्मूथ होंगी अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ उसको पीछे पड़े रहेंगे तो सब बन जाएगा। अब चलो इसको लगाते हैं। ठीक है। अब मोमेंटम आते ही मन में क्या क्या बात आ रही है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू, अब ये पॉइंट यहां फिर लिखो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती है। सेंटेंस फिर लिख लो, कोई समस्या नहीं है। नीट 2024, गवर्नमेंट सीट कम फीस वाली। हाँ अरे मैंने पता किया, मुझे तो जान के हैरानी रह गई। कोई कह रहा है सर 12,000, 20,000 साल भर की फीस, 5,000, 6,000 साल भर की फीस। और प्राइवेट कॉलेज में पता करिए 1 करोड़ 80 लाख। तो यार 6,000 ज्यादा बढ़िया है ना, काय को देना पैसा। सही है ना। तो पूरा डेडिकेट करेंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। लिखें, लिखें। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय, संभालिए संभालिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय वेलोसिटीज हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती हैं। वेलोसिटीज हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती हैं। बस अब देखना, माना, माना इसके चलने पर ट्रॉली कहां गई बताइए, पीछे।
कूद गया ये ट्रॉली से, दूसरे किनारे पे खड़ा कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, पर आप समझ गए होंगे। अब देखना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली या प्लैंक, जो भी आप लिखना चाहें, इस कितनी दे रखी है, यू। कोई कठिन लगे तो मुझे बताइएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज यू। बहुत बढ़िया, इसको खोलना सिखाया था, याद करो। वी मैन माइनस वी ट्रॉली इक्वल टू यू। बोलिए सही है। वी मैन, ट्रॉली की वेलोसिटी वी टी मान ले। सर आगे मानो पीछे मानो, कुछ नहीं समझ में आता है, आगे मान लो, प्लस वी टी। प्लस वी टी का मतलब आगे, कहीं परेशान नहीं होना होता, सब चीजें आ जाती हैं अपने आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे मान ली, प्लस बराबर यू। तो बता, वेलोसिटी ऑफ मैन, यू उधर जाएगा प्लस का वीटी। देख लो सही लिख रहा हूं क्या मैं? आपको दिमाग नहीं लगाना होता, आप आगे मान लीजिए, अपने आप उत्तर चिन्ह के साथ आएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी होती फिजिक्स में। करूं क्या सॉल्व? बताइए, अब कंजर्वेशन लगाइए। इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियली रेस्ट में था, फाइनल। सर मैं लिख नहीं पाता, थोड़ा छोटा हूं, कठिन लगता है फिजिक्स, पढ़ी नहीं सर, भागते हैं। चलो ठीक बात है, ऐसा लिख लो, मैन का प्लस ट्रॉली का। अब मैन का मोमेंटम बोलो, बोलो। मैन का मास स्मॉल एम, मैन की वेलोसिटी वी मैन, अभी वी मैन लिख दो। ट्रॉली का मास बड़ा एम, ट्रॉली की वेलोसिटी वी टी, दोनों आगे ही जा रहे हैं, प्लस प्लस। मैन की वेलोसिटी बताओ कितनी आई, u प्लस वी टी प्लस एम वी टी, उधर ले जाओ, माइनस एम यू बराबर एम वी टी प्लस एम वी टी। किसकी पूछी है, ट्रॉली की, माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। माइनस आना किस बात का संकेत है, ट्रॉली जो आपने मानी उसके विपरीत जा रही है, पीछे नहीं होती। माइनस का मतलब पीछे नहीं होता, माइनस का मतलब होता है जो आपने एज्यूम किया है उसके विपरीत, बस। अब बताइए कि इन सवालों से डरना है क्या? लगा लोगे पेपर में आएंगे तो, पोजीशन अदला बदली कर दो, पार्टिकल को नीचे फेंक दो तो आदमी कितना ऊपर जाएगा, प्लैंक में कितना नीचे जाएगा, सब एक ही तरह के सवाल है, कोई इसमें पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। इसमें अगर पूछ ले सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा इस वाले में, एक बार पूछ लिया क्या था एआईपीएमटी में, तो यह लिख लेना, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, पहले क्वेश्चन में जरूर लिख लेना, आया हुआ है। बिल्कुल आयुष, आज कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दें, पहले आज सेंटर मास पूरा कर दें, मॉड्यूल करा देंगे, और अगर समय बच गया तो सर्कुलर मोशन भी शुरू होगा। बढ़े आगे, चलिए साहब, अब एक कॉन्सेप्ट मुझे और सिखाना है, रुकोगे? बताओ, ये लिख लिया, माइनस आना मतलब ट्रॉली पीछे जा रही है, हमने आगे मानी थी ना, कौन सा लिखना है बताओ? चलो, हाँ ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पक्की बात। चलो, अब लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, इस पे एक सवाल कराऊंगा, ईएलपी में दे रखा है, आईआईटी में आया हुआ है। एक पार्टिकल को आप फेंकें, आपको सिखाया भी था, आज वापस बताता हूं, यू स्पीड से आपने फेंक दिया, क्या ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्यों जा रहा है ये? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा पाथ है ट्रेजेक्टरी? पैराबोलिक। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, मजा आएगा अगले कॉन्सेप्ट में। बहुत ध्यान से सुनिएगा 2-3 बार। अच्छा, इसमें कोई आपसे आर पूछ ले तो आर मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, याद होना चाहिए। अब देखना बढ़िया बात, अब एक मैंने बॉम्ब को फेंका यू स्पीड से, ये बम ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पर बम जाकर 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, ये 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। पहला टुकड़ा तो रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आते ही तो ये यहीं गिर जाएगा। पता है दूसरा कहां जाएगा? दूसरा थोड़ा सा आगे जाएगा। पर मजे की बात है, दोनों टुकड़ों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वही नहीं रहेगा, वो बिल्कुल वैसा ही मोशन शो करेगा जैसे एक बम अगर फटता नहीं। वाक्य कठिन है, जबरदस्ती यहां मत मिलाइएगा। कई बच्चे बोले सेंट्रो मास मूव नहीं करेगा, अरे सेंट्रो मास तो मूव कर रहा है ना यार, कैसी बात कर रहे हो? पहले सेंट्रो मास यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये बम था। गलत शब्द मत बोलो, ये पूरा बम था। अगर ये बम नहीं फटता तो ये बम ऐसे जा रहा होता। सेंट्रो मास क्या मूव नहीं कर रहा? क्या कर रहा ना भाई, ये देख, ये सफेद निशान। सही शब्द बोलो, सेंट्रो मास मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? कभी आप कहते हो मूव करता है, कभी कहते हो मूव नहीं करेगा। सर ये क्या सर, अपने हिसाब से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सेंटर ऑफ मास कब मूव नहीं करता? जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो फिर रेस्ट में रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, बताइए ये कैसे मूव कर रहा है? बताइए कैसे मूव कर रहा है? पैराबोलिक पाथ पर। पता है क्यों? क्योंकि एक फोर्स हमेशा लग रहा है। कौन सा? mg। कौन सा? इस वर्टिकल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए पहले ऊपर जा रहा है और फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब अगला बिंदु सुनिए, वो काम का है। अगर बम नहीं फटता तो बम पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, यस और नो? अगर बम नहीं फटता तो बम पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, हाँ या ना? अब बम फट गया, ये देखिए बम फट गया 2 टुकड़ों में। एक तो टुकड़ा रेस्ट में आ गया, माना वहीं गिर गया। दूसरा टुकड़ा आगे जाएगा, आगे क्यों जाएगा वो भी बताऊंगा, ये आगे जाएगा। पर मजे की बात है, ये टुकड़ा का सेंटर इधर, इसका यहां पर सेंटर ऑफ मास इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, पर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसी पाथ पे जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। पूछिए कारण क्या है? बम का फटना इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, इंटरनल फोर्स के कारण होता है। इसलिए बम के फटने से उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास उसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पर मोशन करता रहेगा। आपसे पूछा जाता है, बताइए दूसरा टुकड़ा कहां गिरेगा? ये अभी मैं सवाल आपको कराने वाला हूं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? डायग्राम बना लीजिए, कंसेप्चुअल सीख लीजिए। ये पॉइंट पार्टिकल था, ये बम था बिना फटने वाला। ये फटा कहां फटा बताइए? एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी सब करेगा बैलेंस, अभी सब करेगा, बिल्कुल चिंता मत कर, सब करवाएंगे। हम्म, तेज बोल।
प्रोजेक्टाइल मोशन में वो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। कोई पॉइंट पार्टिकल को अगर आप फेंक रहे हो तो वो पैराबोलिक पाथ पे जाता है, वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, कैसी है, पैराबोलिक है। तो वो तो पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण बॉडी आगे और ऊपर जा रही है। डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में भी और वाई में तो नेट जीरो है। तो वो बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहां है? इसमें तो एक्सटर्नल फोर्स है ना एमजी। हाँ ठीक है। दो सिस्टम, दो पार्टिकल होते तो उसके सेंटर मास होता ना। एक पार्टिकल है तो सेंटर मास तो जैसा पार्टिकल जा रहा है वहीं तो जाएगा। दो पार्टिकल होते ऐसा वाला तो उसकी लोकेशन होती ना, जैसे ये वाला है। इसमें बात करते सर सिस्टम का सेंटर मास जहां पहले था, बाद में जब वो फिसल के नीचे आ गया तो सेंटर मास का केवल कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई? ये तो एक पॉइंट पार्टिकल है। इसका पैराबोलिक पाथ तो काइनेमेटिक्स से आ रहा है। इसका सेंट्रोमास तो क्या चाहता है? पहले यहां था, पार्टिकल वहां चला गया, सेंट्रोमास वहीं रह जाएगा क्या? फिर ये तो पॉइंट पार्टिकल है। सिस्टम के सेंट्रोमास की बात करेंगे, जैसे इसमें जो तू कॉन्सेप्ट बोला वो यहां बढ़िया लग रहा है, यहां मस्त लग रहा है। इसका भी सेंट्रोमास मान ले यहां था, अब इसके फिसलने के बाद सेंट्रोमास यहां आ गया। क्यों? वाई में क्यों डिस्प्लेस हुआ बताओ? वाई में ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, एक्स में क्यों नहीं हुआ? एक्स में कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है? ये दो पार्टिकल सिस्टम। सिंगल पार्टिकल का कैसे सोचूं? सिंगल का सर पहले सेंट्रोमास यहां था तो क्या बाद में वहीं रहेगा क्या? कैसे रहेगा भाई? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन हो रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है? बढ़ू क्या आगे? क्वेश्चन लिखाऊं? लिखें क्वेश्चन। लिखें। सारे पॉइंट लिख लिए क्या? लिखो। एक पार्टिकल है, एक बम है, डायग्राम बना लीजिए। यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका। यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका। एट हाईएस्ट पॉइंट वो एक्सप्लोड हो गया दो पार्ट में, 1:3। one part immediately comes into rest. Find where the second part will strike. अच्छा कौन सा पार्ट? लाइटर पार्ट रेस्ट में है। आंसर आर के टर्म्स में देना है।
करूं? मैं कर रहा हूं, एक मैं कराता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल आप करना। चलो मस्ती से देखो, बताइए फटने से पहले, ये भी मैंने आपको सवाल कराया था, कंजेशन मोमेंटम, फटने से पहले इसकी स्पीड बताएंगे कितनी? u cos थीटा। मैंने आपको बताया भी था, घटना से जस्ट पहले बराबर घटना के जस्ट बाद। याद करिए, ये घटना के जस्ट पहले का डायग्राम, घटना के जस्ट बाद एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा 1:3, तो ये m/3, तो ये 2m/3। ये तो किस में आ गया? रेस्ट में। इसकी स्पीड नहीं पता, माना कितनी? v। m/4 और अभी सही कर लेते हैं, 1:3 है ना, तो पहला टुकड़ा m, 1/4 इंटू m, तो m/4 और 3m/4। अब सही है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो कंजर्वेशन मोमेंटम, घटना से जस्ट पहले बराबर घटना के जस्ट बाद। ऐसे मैंने आपको 2-3 सवाल कराए थे। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, 3 सेकंड बाद वो फटा, तो इनिशियल वेलोसिटी फेंकते समय नहीं, 3 सेकंड बाद की वेलोसिटी लेते हैं, जस्ट पहले। जस्ट पहले बोलिए इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बताइए, m इंटू यू कॉस थीटा। फाइनल m/4 तो रेस्ट में आ गया, 3m/4 v से भागा, तो आंसर m u cos थीटा बराबर 3m/4 इंटू वी। m से m कटा, v 4/3 u cos थीटा। ये उस टुकड़े की क्या आ गई? वेलोसिटी। याद करिए, ये उस टुकड़े की वेलोसिटी आ गई। अब मैंने आपको कहा भी था, सर वो आपने आगे क्यों बनाया? आप देखो, आप दो तरीके समझ सकते हो। एक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, देखो बढ़ गई, 4/3 मतलब 1.33। बहुत बातें समझने की होती हैं। देखिए, अगर वो u cos थीटा से ही जाता तो वैसे ही बात करता, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। देखिए आगे जाएगा या पीछे जाएगा, और लॉजिकली भी उसको आगे जाना चाहिए था। अगर एक यहीं गिर रहा है तो दूसरा तेज होके आगे जाएगा, तभी तो सेंट्रोमास इसी रास्ते पे जाएगा। अगर दूसरा धीमे हो जाता तो इधर चला जाता, तो सेंट्रोमास तो उन दोनों के बीच में रहता। कितनी बातें इंटर रिलेटेड हैं। आप कह रहे हो एक टुकड़ा यहां जा रहा है पहला, दूसरा यहां जा रहा है, परंतु सेंटर मास तो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो कर रहा है। हाँ सर, लग भी रहा है सर, इधर 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 बीच में, यहाँ यहाँ इधर, किसी भी टाइम पर एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ, सेंटर मास एक यहाँ एक यहाँ, तो सेंटर मास। और सर ये आगे क्यों गया? ये देखो आप, इसकी स्पीड बढ़ गई। पहले कितनी थी इसकी? यू कॉस, अब यू कॉस से तो आगे ही जाएगा। यस और नो? अब बताइए कहां गिरेगा, वो निकाल सकते हैं? बहुत ही सरल है। कहां गिरेगा बताइए? डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, देखें। हाँ जी, इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे, इसका r/2, 0। इसका बताएंगे r, 0। इसका नहीं पता, x, 0। ये कौन है? पहला पार्टिकल। ये कौन है? दूसरा। ये कौन है? खत्म। सेंट्रोमास की लोकेशन का फॉर्मूला, पहला दिन m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन एक्सीएम आर। सेंट्रोमास का कोऑर्डिनेट आर, पहले का मास m/4, पहले का कोऑर्डिनेट r/2, दूसरे का मास 3m/4, दूसरे का कोऑर्डिनेट x अपॉन m/4 प्लस 3m/4।
सॉल्व कर लीजिए, एक्स आ जाएगा। कितना, सॉल्व कर लो। बना लीजिए। बैठाऊं, कितना आंसर आ रहा है? तो ये m इंटू आर, एम आर बाई 8, 3mx/4, m कटा, r माइनस आर बाई 8, 3/4x, ये कितना हो गया? 7r/8, 3x/4, 4 दूना 8, 7r/6। ये तो एक तरीका है किताबी। दूसरा और भी सोच सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। 7r/6 और कैसे सोचा जा सकता है, देखें। पर वो तभी समझ में आता है ना जब आपको ओरिजिनल तरीका पता चल जाए, तब क्या बातें क्लियर होती हैं। ये देखें, ये सेंट्रोमास इधर जा रहा है, माना ये अपना 0 0 है। जरा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये x1 पीछे, ये x2 आगे। सोचते जाइए मैं अब क्या लिख रहा हूं, m1x1 बराबर m2x2। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये भी वही है, सोचिएगा तो आ जाएगा। एक्सीएम बराबर बताइए क्या है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंट्रोमास कहाँ रखना है मुझे, 0 पर। m1x1, अगर एक पीछे जाएगा तो दूसरा तभी तो ओरिजिन पे रहेगा, ये पीछे गया तो माइनस, वो कहाँ गया, आगे। इसको 0 में भेज दिया। जो आपको अच्छा लगे, दोनों में समय लगभग बराबर ही लगता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस का अंतर नहीं होता। m1x1 बराबर m2x2। अब देखना इसको कैसे फुल करना है, ध्यान रहा। पहला टुकड़ा बताओ, पहला टुकड़ा, पहला वाला m/4, कितना पीछे गिरा बताइए, ये r है, ये r/2, r/2 माइनस तो हम काउंट कर ही चुके हैं, सीधा r/2। दूसरा बताइए, दूसरा 3m/4, माना कितना आगे गिरा, x2, तो m/4 से m/4, x2 कितना आ गया, 2 2 2, 2r/, m/4 तो पहले ही कट गया। ओके, सभी मिटा देता हूँ वापस, कैलकुलेशन बचाइएगा भाई। m1 बताइए, m/4, हाँ जी, m/4, x1 r/2, m2 3m/4, x2 m/4 से, तो x2, आपको अलग आंसर आ रहा है तो भाई r/6 यहां से आगे है। ओरिजिन से पूछेंगे, लैंडिंग कहां से भेजा था, r प्लस r/6, दोनों सही है, समय बराबर लगता है। सिर्फ इसलिए बता दिया, कहीं आप कोई किताब देख रहे हो, कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, उसने ये लगा रखा है, आपको यार ये क्या लगा रखा है, m1x1 और m2x2, तो तरीका याद देखना आना चाहिए। बाकी ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसमें गलती नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी प्रोजेक्शन पॉइंट से ही दूरी मानी है, सब एकदम सिस्टमेटिक है। समय 5-10 सेकंड ऊपर नीचे लगता है, पर ये हाईली सिस्टमेटिक है। सेंट्रोमास कहाँ है, आर पर, पहला टुकड़ा कहाँ है, r/2 पर, दूसरा टुकड़ा x पर, सीधा x कितना निकल कर आ रहा है, 7r/6। क्या बात क्लियर है क्या? वो स्पीड इसमें पूछी नहीं थी, पर अपन ने स्पीड निकाल ली।
सिर्फ इसलिए निकाली ताकि आपको पता चले कि दूसरे पार्टिकल की स्पीड तेज हो गई, तभी तो वो कहां जा रहा है, आगे। सिर्फ समझने के लिए। बोलिए, बात क्लियर हुई क्या? चलो अब मॉड्यूल निकाल लो। एक बार सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सबके हिंट दे देता हूँ, कौन कौन से अटक रहे हैं सब बता देता हूँ, ताकि आज घर जाके 2 घंटे केवल इसको दे दीजिए और आज इसको बढ़िया तैयार करके खत्म कर दीजिए, फिर सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं। कहना भूल गया, बाकी मॉड्यूल ले आते तो मस्त रहता। चलो कोई बात नहीं, मैंने ले आया मॉड्यूल। देखिए एक्सरसाइज 3। अब सारे क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए, सबके आइडिया दे रहा हूं। करे हुए हैं तो अच्छी बात है, तो उसको टिक लगा देंगे, नहीं करा हुआ उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते जाओ। पहले क्वेश्चन पे आओ। पहला बताओ। पूरी उसने एकदम बोट, 2 पर्सन खड़े हैं, बोट का मास, आदमी का मास सब, पर भाई ने उसने एकदम बोट, 2 पर्सन खड़े हैं, बोट का मास, आदमी का मास सब, पर भाई ने क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट बाय। हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने सॉल्व करने इतने सिखाए आपको। पर वो तो क्या पूछते हैं, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, आदमी का डिस्प्लेसमेंट। इसने प्लैंक और आदमी का नहीं पूछा, सिस्टम का सेंटर मास। सिस्टम का सेंटर मास शिफ्ट नहीं होगा। आंसर बोलिए, क्या बात क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, पूरा आज इसको अच्छे से कर लीजिए। दूसरा ये हो चुका है क्या? इसके 2 आंसर आते हैं, याद है? ऊपर भी जा सकता है और नीचे। आज इसको पीछे पढ़कर बढ़िया कर लीजिए ताकि एकदम शानदार तैयार हो जाए। ये काम का है, इसको ध्यान से पढ़िए, ये समझने का है। तीसरा सवाल पढ़ लीजिए सब। तीसरा क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल आए U1 U2 से, टकराए, और ये देखिए। अब इसके लिए क्या थोड़ा सा बेसिक पुरानी मॉडर्न फिजिक्स या वो बातें पता है तो चीजें समझने में आसान हो जाती है। ये सवाल हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी फिर से डाला है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको मॉडर्न में या एटम स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री में ले चलता हूं। आप मुझे बताइए, जब पार्टिकल कोई नीचे से ऊपर जाता है तो अपने आप चला जाता है या एनर्जी देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। जब ये एनर्जी आप देते हो, उस एनर्जी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है। एक एटम स्ट्रक्चर की, फिजिकल केमिस्ट्री की एक पुरानी बात, 11वीं क्लास की। ठीक है साहब। तो ये जो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी कहीं से तो आ रही होगी। तो अभी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बताओ क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये टोटल ऊर्जा है पहले की। बाद में चल रहे हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस ई। उदाहरण के तौर पे मैं क्या समझाना चाहता हूं वो देखिए। इन दोनों की ऊर्जा मान लो थी 100 जूल, इन दोनों की जोड़ के आई 90। वो 10 कहां गई? वो जो 10 जूल थी ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पार्टिकल एक्साइट होके कहां पहुंच गया? ऊपर। ध्यान से देखो, इसी ऊर्जा में से ही तो सारा खेल होता है। अगर ये ऊर्जा इनइलास्टिक कोलिजन होती, रोजमर्रा की टक्कर जो होती है, रोजमर्रा की टक्कर, उसमें यही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट होता है, कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है, डेंट आ गए, कुछ पार्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? इसी काइनेटिक एनर्जी से तो आ रही है। एक स्कूटर चलता हुआ आ रहा है, एक दूसरे व्हीकल से टकरा गया, तो यार टकरा गया तो आपको आवाज भी सुनाई दी, वो पार्ट आपने टच किया तो गर्म भी हो गया। तो ये ऊर्जा आई कहां से? ऊर्जा तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको क्लियर होगा, अच्छा
वो जो साइकिल चलती हुई आ रही थी ना, उसके पास कौन सी ऊर्जा थी? काइनेटिक। उसी काइनेटिक ऊर्जा का कुछ पार्ट साउंड में गया, कुछ पार्ट हीट में गया, कुछ पार्ट उसने टक्कर मार के उसको चला दिया, कुछ पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देखिए, इसी ऊर्जा में से कुछ पार्ट पहले वाले के पास, कुछ पार्ट दूसरे वाले के पास, और बचा हुआ पार्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहां भाग गया? ऊपर। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है नहीं। इस ई को उधर ले जाओ, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस उधर ले गए, बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? होशियार है भाई ने, माइनस इधर लिखा है परेशान करने के लिए। लॉजिकली ई आना कहाँ चाहिए? उधर। आप मुझे बताना, मैं जो बोल रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन बताना। साइकिल चलती हुई आ रही थी 100 जूल से, या स्ट्राइकर कैरम बोर्ड का एक गोटी चलती हुई आ रही थी 100 जूल से, ठीक है, टक्कर हुई, टक्कर हुई, आवाज आई, टक्कर होती है कैरम बोर्ड में, स्ट्राइक की आवाज आई, 10 जूल की एनर्जी आवाज में आई। जो स्ट्राइकर चलता हो रहा था उसकी हो गई 60 जूल, और जो जिस गोटी से टकराए उसकी एनर्जी हो गई 20 जूल। स्ट्राइकर जहां टच किया वहां गर्म होने पे 10 जूल। अब बताइए ये सारा हिस्सा कहां से आया? 100 से तो आया, देख ले, ये 100 ही आवाज में कन्वर्ट हुआ। पहली गोटी की 20 जूल, दूसरे की कम हो गई 60, और कुछ हीट एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। इस सारी ऊर्जा का स्रोत, सोर्स कौन है? वो चलती हुई गोटी कितने से आ रही थी? 100 जूल से। यस और नो? बस हो गया। चौथा देखिए,